हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जो अभी तक जितने भी कीवर्ड्स या इंडिकेटिव वर्ड्स पूछे गए हैं उनके बारे में बताएगा। और हम लोग देखेंगे कि जब हम लोगों को हमारे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीवर्ड देखने को मिलता है, इंडिकेटिव वर्ड या डायरेक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं, वो देखने को मिलता है, तो उसको हम लोगों ने किस तरह से एड्रेस करना है। सिविल स्टैप आईएएस के द्वारा मल्टीपल इनिशिएटिव्स यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है डेली करंट अफेयर्स सेशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की काफी महत्वता, काफी इंपॉर्टेंस है और काफी रेंज हम लोगों को पिछले कुछ सालों में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिली है। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम जिसका नाम प्रतिबद्ध है उसकी शुरुआत की गई है। और उसके साथ साथ जो दूसरा एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सिविल स्टैप आईएएस के द्वारा शुरू किया गया है वो है सर्वाधार। सर्वाधार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पिछले 10 सालों में यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स के ऊपर जितने मेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड वैल्यू एडिशन करना और उसके साथ साथ मेंस स्पेसिफिक सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना। ये आने वाले 4 महीनों में किया जाएगा ताकि आप लोग एटलीस्ट दिसंबर तक, स्पेसिफिकली उन लोगों के द्वारा जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, वो दिसंबर तक अपने मेंस एग्जामिनेशन को हमारे साथ या मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को हमारे साथ सिंक्रोनाइज कर सके। तो उसी तर्ज पे आज हम लोग जो आंसर राइटिंग है उसको धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस की सहायता से समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो हमारा आज का पहला वीडियो है आंसर राइटिंग के ऊपर, ये बेसिकली जितने कीवर्ड, डायरेक्टिव्स, इंडिकेटिव वर्ड्स हम लोगों को अभी तक 2015 के बाद यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिले हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोगों को एक स्पेसिफिक तरह का अगर डायरेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है तो उसको हम लोगों ने किस तरह से एड्रेस करना है। देखिए, बहुत बार ऐसा रहता है कि जब हम लोग इन इंडिकेटिव वर्ड्स को एड्रेस करते हैं तो काफी बार हमें देखने में मिलता है कि इनके जो आंसर्स हैं, उनको जो आंसर अप्रोच करने का जो तरीका है वो काफी हद तक सिमिलर है। हालांकि थोड़ा डिफरेंस हर एक कीवर्ड, हर एक इंडिकेटिव वर्ड के रूप के बीच में जरूर है, लेकिन काफी हद तक कुछ सिमिलैरिटीज भी हम लोगों को साथ में देखने को मिलती है। तो आज का जो वीडियो बेसिकली रहेगा इसमें हम लोग 2-3 चीजें करेंगे। सबसे पहले जो बड़े क्लोजली एसोसिएटेड कीवर्ड्स हैं उनको भी समझेंगे और उसके साथ साथ यूपीएससी के द्वारा पिछले कुछ सालों में जो उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन या जितने सवाल पूछे गए उनमें से एक सैंपल क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन की शुरुआत की है, जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनको थोड़ा सा आइडिया लगे कि अगर हम लोग एक स्पेसिफिक कीवर्ड की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोगों को जो है वो फाइनल एग्जाम के अंदर क्या सवाल पूछा जा सकता है, किस तरह के सवाल अभी तक पूछे गए हैं। तो देखिए, जब हम लोग अपने कीवर्ड्स की बात करेंगे तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो देखिए, हम लोग हमारा पूरे का पूरा जो सेशन है उसको 3 लेवल्स में कैटेगराइज करेंगे। लेवल में कैटेगराइज करने का सीधा सीधा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे अगर मैं लेवल 1 की बात करूंगा तो ये बेसिकली वो क्वेश्चंस है जहां पे हम लोगों से इंफॉर्मेशन सीख की जाती है, क्लियर, जहां पे जो लाइन दी गई है उससे रिलेटेड जानकारी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने देनी है। बहुत प्रॉस कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव उसके ऊपर जो ज्यादा ध्यान नहीं है। जो पूछी हुई स्टेटमेंट है सीधा जो है वो हम लोग अपने आंसर के अंदर उसको एड्रेस करेंगे। इस तरह के जो लेवल 1 डायरेक्टिव्स हैं इनको एड्रेस करना रिलेटिवली इजी रहता है। एक चीज ध्यान रखना, लेवल 1 का मतलब ये नहीं है कि वो आसान ही होगा। अगर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है जो नॉर्मली हम लोग कन्वेंशनल जो हमारा तरीका है पढ़ने का उसमें कवर नहीं करते हैं, तो उस तरह के जो सवाल उनको करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो मतलब ये जो मैं लेवल में कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ ये इजी मीडियम वैसे नहीं है। ये है कि किसी एक डायरेक्टिव को जब हमने अप्रोच करना है तो उसको अप्रोच करने में कितनी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ सकता है, उस आधार के ऊपर ये जो लेवल वाइज कैटेगराइजेशन है वो की गई है। तो जैसे लेवल 1 की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे डिस्क्राइब है, व्हाट, हाउ, जो सीधा व्हाई, जो सीधा अपना मतलब, सीधा अपना मायना जो वो बताते हैं, इनेमोरेट, हाईलाइट, आउटलाइन, क्लियर, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसी से ही रिलेटेड फंक्शन, उसी से रिलेटेड एक्शन जो है वो हम लोगों ने परफॉर्म करना है। इनको हम लोग लेवल 1 की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। अभी धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे लेवल 2 डायरेक्टिव्स। लेवल 2 डायरेक्टिव्स बेसिकली जो है ये डिस्कशन ओरिएंटेड डायरेक्टिव्स हैं, जहां पे हम लोगों को जो स्टेटमेंट दी गई है उसका जो दूसरा पहलू है, यानी कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अगर हम लोगों को दूसरा तीसरा डायमेंशन भी अगर लगता है हम लोगों को एग्जिस्ट करता है तो उसको भी हम लोगों ने हाईलाइट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट है, डिस्कस, एग्जामिन, एसेस, इवेलुएट, इस तरह के जो डायरेक्टिव्स हैं ये डिस्कशन ओरिएंटेड डायरेक्टिव हैं, जहां पे स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों से कहीं ना कहीं जो वो डिस्कशन एक्सपेक्ट की जाती है। हालांकि डिस्कस का मतलब थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जैसे एनालाइज, डिस्कस, इवेलुएट, इनमें थोड़ा डिफरेंस जो हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन इनको जो हम लोग लेवल 2 के अंदर डालेंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट दी गई है उसके ऊपर हम लोगों ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है।
तीसरा आ जाएगा दैट इज लेवल 3। लेवल 3 जो है यहां पे हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टिव के साथ जो है मेनली जो डिस्कशन डायरेक्टिव रहता है, यानी कि लेवल 2 डायरेक्टिव है, उसके साथ जो हम लोगों को क्रिटिकली सुफिक्स जो है वो एग्जिस्ट होता हुआ देखने को, सॉरी प्रीफिक्स जो है वो ऐड होता हुआ देखने को मिलता है। तो जब क्रिटिकली आ जाता है तो क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली कमेंट, उनमें हम लोगों को क्या डिफरेंस है, बेसिकली यहां पे आप लोगों से ओरिजिन और उसके साथ साथ आपका ओपिनियन यानी कि डबल ओ जो है वो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। जो पिछला यानी कि जो लेवल 2 कीवर्ड्स है उनमें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस हद तक इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना जो है वो क्रिटिकली कीवर्ड के साथ, लेवल 3 कीवर्ड के साथ जो है हम लोगों को इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट देखने को मिलता है। तो बड़ा बड़ा आसान भाषा में काफी हद तक आप लोग देखोगे कि काफी सिमिलैरिटीज है कि अच्छा इसमें भी तो हम वही लिख रहे हैं जो पिछले वाले में लिख रहे थे, लेकिन जो माइनर डिफरेंस होंगे, तो जैसे लेवल 1 हम देखेंगे तो काफी हद तक काफी ऐसे डायरेक्टिव्स होंगे जिनमें आपको काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में जो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए, अब डिस्कस वर्ड में यूज करो लेकिन ये जनरलाइज इसको समझिए। तो चलिए सबसे पहले जो अब हम लोग चलते हैं कि जो लेवल 1 हमारे कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हम लोगों ने देखने हैं और किस तरह से सवाल जो हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। जैसे फर्स्ट आ जाएगा दैट इज व्हाट। तो देखिए व्हाट जो है वो सीधा सीधा आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर या किसी भी टर्म के ऊपर जो सवाल आप लोगों से पूछा गया है, आपने बस उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो दे देनी है। जैसे ये सवाल है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो डिजिटलाइजेशन है उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे नो डाउट हम लोगों को डाटा की भी रिक्वायरमेंट होगी और उसके साथ साथ चाहे हम लोग ई गवर्नेंस की यहाँ पे बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम लोग बात करें, क्लियर, इन जनरल जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनकी हम लोग बात करें, उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में जैसे यूपीआई वगैरह की अगर हम लोग बात करें कि क्या इस स्पेसिफिक टाइम पे डिजिटलाइजेशन का स्टेटस है, उससे रिलेटेड जो हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए जो पूछा गया। हाँ, अगर हमें लगता है कि जब हम डिजिटलाइजेशन का स्टेटस देंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि रूरल अर्बन डिवाइड कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, रिच पुअर डिवाइड हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो उसको डेफिनेटली हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो है वो आप लोगों को जो पूछा गया है उसी से ही रिलेटेड जो है वो आंसर जॉब अपने, या उसी से रिलेटेड आंसर जॉब आप लोग ने देना। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सवाल सीधा पूछा गया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब हम लोगों ने अपने एग्जाम के अंदर लिखनी है। क्लियर? उसके साथ साथ जैसे जब हम लोग दूसरे पे जाएंगे दैट इज आइडेंटिफाई और आउटलाइन। तो यहाँ पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वहां पे इंस्टेड कि हम लोग बड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दें जो हम लोगों से पूछा गया है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे जी फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछला जो सवाल था हमारा व्हाट इज द स्टेटस, तो यहाँ पे मान लीजिए आइडेंटिफाई दी या आउटलाइन दी स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन, अगर ये हम लोगों से पूछा जाता तो हम लोगों ने जैसे ई गवर्नेंस, तो एक एस्पेक्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बारे में बड़ा डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक आधी लाइन जो आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? सिमिलरली आप लोगों ने जो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आइडेंटिफाई कर लेगी, दूसरा जो स्टेटस है इसके अंदर जो सेकंड एस्पेक्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये है। तो वहां पे अगेन डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो अलग अलग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट पहलू हैं उनको आप लोगों ने जो आइडेंटिफाई करना है और उनको जो एग्जामिनर के सामने लिखना है। अगेन डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन हम लोगों को इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स में जो वो रिक्वायर्ड नहीं रहती है। जैसे अब ये सवाल तो देखिए आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस आ गया, तो यहाँ पे दो चीजें जो हमें मिश्रित होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये आंसर जो लिखा जाएगा वो थोड़ा सा काफी जो वो डिटेलिंग में लिखा जाएगा। जैसे है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो यहाँ पे क्लाइमेट भी आएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी भी आएगा, यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो मेनली हमने 3 फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए, फिर आगे क्योंकि डिस्कस दिया गया है तो डिस्कस के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं कि डिस्कस के साथ जब हम लोगों ने क्या करना रहता है। तो क्या समझे कि व्हाट में जो टर्म है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? आउटलाइन में जो उस टर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया, डिटेलिंग में जाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे डिस्क्राइब दे, तो ये जैसे डिस्क्राइब आ जाता है तो डिस्क्राइब जो है वो आप लोगों से ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सपेक्ट करता है। क्लियर? तो यहां पे आप लोगों को जो थोड़ा डेप्थ में जाना होता है और जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट आप लोग दिख रहे हैं उसको आप लोगों ने जो वो मेंशन करना है, आपने जो उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो कहीं ना कहीं देनी है। क्लियर? जैसे डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबड़, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबड़ पढ़ोगे तो जैसे नॉर्मली हम लोगों को जो साउथ ईस्टर्न नेशन है वहां पे ज्यादा रबड़ प्रोडक्शन देखने को मिलती है, तो वहां पे आप लोग जैसे थाईलैंड का नाम लिख लिया, मलेशिया लिख लिया, इवन है इंडिया भी है, तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब जब करोगे तो यहाँ पे रीजन्स जो है उनके बारे में भी आप जरूर मेंशन करोगे। तो अगेन
जो पूछा गया है उसी को ही हम लोग लिख रहे हैं, बस ये है। कई जगहों के ऊपर ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कई जगहों के ऊपर थोड़ा मीडियम लेवल की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और जैसे आउटलाइन और आइडेंटिफाई तक तो यहाँ पे हम लोग सुपरफिशियल यानी कि बिल्कुल देखिए 2 लाइन के अंदर, 2 या 3 लाइन्स के अंदर जो है वो अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रहे हैं। तो इन तीन के बीच में जब हम लोगों को ये मेजर मेन डिफरेंस जो वो देखने को मिलता है। उसके बाद इनमोरेट है। देखिए तो इनमोरेट अपने नाम से बता रहा है, जब भी आप इस तरह के सवाल को डिस्कस करोगे तो यहां पे आपको पॉइंट फॉर्मेट के अंदर जो है वो अपने आंसर लिखना है। क्लियर? तो इनमोरेट का मतलब सीधा सीधा यही है। और इनमोरेट में आपने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हाईलाइट करना है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन डिटेलिंग देने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करेंगे चाहे वो किसी भी तरह का डायरेक्टिव हो, हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, केस स्टडीज की, करंट अफेयर्स की। क्लियर? तो ये तो हर जगह चलेंगे, चाहे वो व्हाट है, इनोमोरेट है, डिस्कस है, क्रिटिकली डिस्कस है, चाहे वो किसी भी तरह का डायरेक्टिव है, वो हम लोगों को हर जगह जो अपना आंसर है उसके अंदर वैल्यूडेशन जरूर करनी है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जितना हम ब्रॉड कर सकते हैं वो हर जगह हम लोगों ने करना है। लेकिन बेटी मेन गेम क्या है कि जब इनोमोरेट आ जाएगा तो अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो फिर वो आंसर जो है वो आपका डायरेक्टिव को एड्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने हर एक को पॉइंट फॉर्मेट के अंदर जो है लिखना, और कोशिश ये करनी है कि पॉइंट में रिपीटेटिवनेस ना हो, हर एक पॉइंट जो वो थोड़ा डिफरेंट और डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जो है वो बात कर रहा हो। क्लियर? तो जैसे पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, तो यहाँ पे किस तरह से महायान हीनयान की हम बात कर सकते हैं एक पॉइंट में, दूसरे में जो हम लोग मॉनेस्ट्रीज यानी कि एजुकेशन की बात कर सकते हैं, तीसरे में हम लोग टेक्स्ट की बात कर सकते हैं, लिटरेचर की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने नंबर वाइज जो है, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ यहाँ पे आपने पैराग्राफ यूज नहीं करना है, नंबर वाइज जो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज हाईलाइट एंड थ्रो लाइट ऑन। अब देखिए जब हम लोग थ्रो लाइट की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है। क्लियर? तो ये आप लोगों को जब आपने इसको डिस्क्राइब करना है तो आप इसके हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हर एक इंपॉर्टेंट पहलू जो उसको डिस्क्राइब करोगे। लेकिन जब आपने इसमें थ्रो लाइट लिख करना है तो आपने सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उन्हीं को ही मेंशन करना है, या हाईलाइट में भी जो इसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं सिर्फ उन्हीं को ही जो है वो आप लोगों ने अपने आंसर के अंदर लिखना है। हर एक एस्पेक्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक पेन, जैसे इसका रंग कैसा है, इसको जो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो मोटी मोटी बात क्या आगे कि जब हम लोग इन जर्नल डिस्क्राइब करेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। जब हाईलाइट आ जाएगा तो हाईलाइट या थ्रो लाइट के अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को ही जो हम लोग अपने आंसर के अंदर जो वो कहीं ना कहीं लिखेंगे। क्लियर? तो जैसे देखिए राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए यूजलेस स्टेफनी टायर टू मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन in the past few decades, highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा को क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, भूमिका बांधा गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है बस उसी से ही रिलेटेड जो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जो वो आंसर हमने मेंशन करना है, चाहे अमेंडमेंट की हम लोग इन जनरल बात करें। क्लियर? इसके साथ साथ देखिए आ गया जैसे थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम, चाहे महात्मा गांधी के थॉट्स जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर है। क्लियर? इक्वालिटी के ऊपर, सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर है। उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग टेररिज्म वगैरह देख रहे हैं तो वहां पे अहिंसा के ऊपर है। तो वो सारे के सारे जो है वो आप लोगों ने बेसिकली एक एस्पेक्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट पहलू या जो इंपॉर्टेंट जो थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम के साथ जो वो लिंक करना है। तो जो 3-4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर महात्मा गांधी के थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं उनको आप लोगों ने हाईलाइट किया और प्रेजेंट टाइम के साथ जो वो लिंक किया। क्लियर? तो इस तरह से जो आप इन सवालों को करोगे। उसके साथ आ गया डिफाइन। तो देखिए नॉर्मली क्या रहता है कि जो डिफाइन, जब इस तरह के शब्द है, डिफाइन है, काफी हद तक व्हाट भी है, व्हाई है। क्लियर? कुछ हद तक हाउ भी है। हालांकि व्हाट, व्हाई, हाउ में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग डिफाइन की बात करेंगे तो डिफाइन नॉर्मली अटैच रहता है किसी ना किसी एक मेजर यानी कि बड़े डायरेक्टिव के साथ। क्लियर? तो डिफाइन में बेसिकली हमने कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे हम लोगों को जो डेफिनेशन है किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट की, जैसे यहाँ पे मांटल प्लूम है। क्लियर? तो मांटल प्लूम जो है बस उसके बारे में हम लोगों ने एक डायग्राम उसका बना दिया और उसका जो कंसेप्ट है कैसे हमें बनता हुआ देखने को मिलता है, उसकी जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने मेंशन करना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम लोगों ने नहीं जाना है, क्योंकि आगे जो एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये वाला जो है वो इसका मेजर पार्ट रहेगा। तो नॉर्मली जब भी हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एक इसका माइनर हिस्सा होता है, एक मेजर होता है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका इक्वल है, यानी कि 50% एक को एड्रेस करना होता है, 50% दूसरे को करना होता है। क्लियर? लेकिन जब आपको डिफाइन इस तरह के डायरेक्टिव देखने को मिलते हैं तो मेनली ये माइनर जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको होल्ड करते हैं। क्लियर? तो डिफाइन में आपने जो डेफिनेशन है कंसेप्ट की उसको यहां पे लिखना है। क्लियर? उसके साथ साथ आ गया गिव एन अकाउंट। अब देखिए जब हम लोग गिवन अकाउंट की बात करेंगे तो हमने उसका पूरा, जैसे जो भी सवाल पूछा गया उसका पूरा ब्यौरा देना है। क्लियर? कि वो उस स्पेसिफिक समय में क्या हुआ, उस टॉपिक या उस इवेंट के साथ क्या घटना हमें घटित होती हुई देखने को मिली। और गिवन अकाउंट में सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कि
पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। क्लियर। तो जब भी हम लोग जो है वो गिवन अकाउंट यानी कि किसी का ब्यौरा देंगे तो उसकी पूरी परफॉर्मेंस को सीक्वेंस वाइज जो हम लोगों को एग्जामिनर को बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाय यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 19। तो हमने सारे के सारे फैक्टर, तो ध्यान रखना जो 1990s में जो फैक्टर हम लोगों को राइज होते हुए देखने को मिले, वहां से हम लोगों ने अपनी सीक्वेंस जो वो पिक करने की किस तरीके से हम लोगों को वहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिली। क्लियर। फिर धीरे धीरे जो है वो कैसे आज इस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो आज हम लोग देख रहे हैं कि इवन दो गवर्नमेंट जो है वो अभी तो चलिए 24 के बाद तो थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन 2019 की बात करें, 14 की बात करें, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो फुल मेजोरिटी में थी, लेकिन उसके बावजूद जब हम लोगों ने इसको रेयरली जो है वो यूज होते हुए देखा। क्लियर। तो पूरे का पूरा जो सीक्वेंस है वो आप लोगों ने 90 से लेकर अभी तक क्या सिचुएशंस हैं, क्लियर, और क्या लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर जो उसके चाहे इसमें जुडिशरी का रोल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, उनके बारे में जो वो प्रॉपर आपने ब्यूरो दे रहा है। क्लियर। तो इसके साथ साथ जो वो नेक्स्ट आ जाएगा अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का सीधा सीधा मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको जो आप लोगों ने सिर्फ हाईलाइट करना है। जैसे नॉर्मली जब हम आंसर लिखते हैं तो जो हमें लगता है अच्छा ये हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग जो अंडरलाइन करते हैं, तो यही आपने करना है, अंडरलाइन द की चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में एक आधी लाइन आप लिख सकते हो। तो मेनली हमारा जो काम है इंपॉर्टेंट जो भी चैलेंजेस स्पेसिफिक टाइम पे ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा फेस किए जा रहे हैं उनको हाईलाइट करना। उसके बाद आ गया कंपेयर। तो देखिए जब भी कंपेयर आ जाएगा तो कंपेयर का मतलब कंपेयर में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों आ जाएगा। कंपैरिजन में बहुत सारे लोग या तो डिफरेंसेस लिखते हैं तो सिमिलैरिटीज लिखते हैं, लेकिन जब कंपेयर आएगा तो आपने दोनों लिखना है। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर आ गया तो इसका मतलब है सिमिलैरिटीज एंड, जैसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेज हैं, दोनों आपके आंसर के अंदर रहेंगे। क्लियर। डिस्टिंग्विश का मतलब मेनली डिफरेंस है, अगर कॉन्ट्रास्ट अकेला आएगा तो इसका मतलब भी मेनली क्या है, डिफरेंस है। इसके साथ साथ आ जाएगा मेंशन। मेंशन में जो वो सारा आपने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे काफी हद तक जो हाईलाइट है या आउटलाइन है, आइडेंटिफाई है, या इसके साथ साथ अभी हमने थोड़ा देर पहले अंडरलाइन है, काफी हद तक जो भी मेंशन है ये काफी हद तक जो हमें सिमिलर होते हुए देखने को मिलते हैं। बस ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पे हमने मेंशन करने हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और उसके साथ ही अपने आंसर तक रखना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हाउ। देखिए हाउ जो है वो जैसे अगर हम लोग 15 से 19, 18, 19 या 20 तक भी देखेंगे तो ये जो डिफिकल्ट डायरेक्टिव्स थे, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकल एनालाइज, है ना, ये एनालिसिस, इवेलुएट, इलस्ट्रेट, ये ज्यादातर देखने को मिलते थे। लेकिन कुछ समय से चीज देखा गया है कि जैसे व्हाट है, हाउ है, क्लियर, यानी कि जो मोरलेस काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि इनका जो मायना है, ये शब्द अपने आप ही अपना मायना जो वो बताता है। क्लियर। तो काफी हद तक जो है हम लोग देखते हैं कि इनके ऊपर जो है वो आजकल काफी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो हाउ बेसिकली जो है वो पूरी प्रोसेस की बात करता है। हाउ को एड्रेस करने के लिए आपने प्रोसेस देना है, वाई को एड्रेस करने के लिए आपने रीजंस देने हैं, व्हाट को एड्रेस करने के लिए आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी है। समझ आ गई बात की नहीं आई? क्लियर। तो हाउ किस तरह से चीज घटी, तो पूरा प्रोसेस आप, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव ए फार रीचिंग इंपैक्ट। अब देखिए फार रीचिंग इंपैक्ट आ गया, इसका मतलब है कि आप लोगों को इसको ज्यादा, इसको एनवायरमेंट के साथ भी आप लोगों ने रिलेट करना है, क्लाइमेट चेंज के साथ भी आपने रिलेट करना है, एग्रीकल्चर के साथ भी आपने रिलेट करना है, फ्रेश वाटर के साथ भी आपने रिलेट करना है। क्लियर। तो हाउ फार, जो फार रीचिंग इंपैक्ट आ गया तो इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन जो है ऑटोमेटिकली इवॉल्व होगा। क्लियर। लेकिन हाउ विल दी, तो आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि अगर मान लीजिए जो मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स है तो किस तरह से जो है ये फ्यूचर में फ्रेश वाटर के लिए जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किस तरह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मली हमारा नदन पार्ट है वहां पे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, क्योंकि रॉक्स जो है वो काफी हद तक फेवरेबल हैं। क्लियर। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इन्हीं के कारण होगा, अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है वाटर स्कार्सिटी जो हम लोगों को फ्यूचर पे देखने को मिलेगी। तो मतलब जब भी आप इसको बताओगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझाना है कि अच्छा ये वाला एस्पेक्ट आपने लिखा तो कैसे होगा। क्लियर। कैसे जो है वो हमारे लिए जो है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट इन जनरल जो हम लोगों को इसका देखने को मिलेगा। तो हाउ बेसिकली प्रोसेस की बात करती है, वाई जो है वो रीजंस की बात करती है कि जी ऐसा क्यों हुआ। क्लियर। व्हाट जो है वो इंफॉर्मेशन सीख करती है कि क्या है। क्लियर। तो इस तरह से व्हाट, वाई, हाउ, इसके ऊपर जनरली जो है हम लोग क्वेश्चंस ज्यादातर देखते हैं। क्लियर। उसके बाद आ गया दैट इज एक्सप्लेन। देखिए एक्सप्लेन का मतलब, एक्सप्लेन में अगेन राइट इन डिटेल जैसा डिस्क्राइब में था, लेकिन यहां पे हम लोगों को जो इतना ज्यादा हो सकता है हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो डालने होते हैं। क्लियर। इलेबोरेट की अगर हम लोग बात करें तो जो टॉपिक हमसे पूछा है हमने इसको ब्रॉड करना है, एक्सपैंड करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगेन
इलेबोरेट में जो पूछी हुई चीज है उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, एक्सप्लेन में जो पूछी हुई चीज है उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो उनको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? जैसे मेघालय प्लेटो इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इलेबोरेट, तो बस इसके बारे में आप बताइए कि ये वाला जो है वो किस तरह से सही है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो इलस्ट्रेट, तो ध्यान रखिए इलस्ट्रेट जब भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, जब भी हम लोगों को इलस्ट्रेट देखने को मिलेगा तो इलस्ट्रेट में आप लोगों ने ध्यान रखना है यहां पे एग्जांपल्स के साथ साथ डायग्राम, क्योंकि इलस्ट्रेशन जो है वो विदाउट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट नहीं हो सकती। क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ पे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स जो हैं उनको बनाना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी जाके जो हम लोग कहीं ना कहीं जो है इस स्पेसिफिक इस तरह का जो डायरेक्टिव है उसको एड्रेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आ गया इलूसिडेट। इलूसिडेट काइंड ऑफ बिल्कुल हमने सिंप्लीफाई करना है जो टॉपिक पूछा गया है उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और जो की पॉइंट्स हैं उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट के उनको मेंशन करना है। जैसे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इलूसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रिसेंटली पास्ड फार्म्स एक्ट। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में जो है वो आप लोगों ने जो पहले वाला पैराग्राफ था उसको इलूसिडेट करना था, क्लैरिफाई करना था कि किस तरह से वो वाली स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो इन स्पेसिफिक एक्ट्स या इन स्पेसिफिक डिसीजन से जो है वो हम लोगों ने जस्टिफाई करनी है ये वाली स्पेसिफिक स्टेटमेंट। इसको काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं है कि चीज गलत है, आप इलूसिडेट क्लैरिफाई जो है वो आप इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट में, इलूसिडेट में नॉर्मली जो है वो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और जब क्लैरिफाई आ जाएगा तो हमने उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को उस कंटेक्स्ट में क्यों कहा गया है वहां पे अपनी जजमेंट जो वो पास करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो वो हमारे लेवल 1 के जो डायरेक्टिव है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो मोर और लेस यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कोई बड़ा लेफ्ट राइट हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो जो स्टेटमेंट दी गई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है। क्लियर? तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को चीज जो वो क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं हम लोग लेवल 2 के ऊपर। तो देखिए लेवल 2 में जब एक आ गया एग्जामिन, तो एग्जामिन का मतलब है यहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी, अगेन डिटेलिंग में गहराई में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोशिश करेंगे दोनों साइड का यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई थी उससे एग्री करने के साथ साथ जो अगर उसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो भी हमें सही देखने को मिलता है तो उसको भी हम लोग आंसर करेंगे। लेकिन जो हमारा टिल्टेशन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है उस डायरेक्शन में जो हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, क्लियर, एंड एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन ही तो अलग आ गया, एक्सप्लेन का तो मतलब यहाँ पे आपने रीजंस आइडेंटिफाई करने हैं, पहला दूसरा तीसरा उनके बारे में लिख देना है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइड लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, तो जब आप विंड एनर्जी की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को डाटा बड़ा ज्यादा जरूरी होगा, यहाँ हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स बड़े जरूरी होंगे, अगर कोई रिपोर्ट्स है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो मतलब ये वाले जो यानी कि लेवल 2 है ये हम लोगों से ज्यादा डिस्कशन एक्सपेक्ट करते हैं और उसके लिए जो वो या ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं एग्जांपल्स की स्टडीज रिपोर्ट्स के डाटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल के साथ साथ जो है वो चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं उनको भी अपने आंसर के अंदर लिखना है। तो नॉर्मली ऐसा है कि अगर मान लो यहाँ पे एग्जामिन की जगह एक्सप्लेन दी पोटेंशियल होता तो पोटेंशियल के बारे में आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे जो चैलेंजेस जब हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अगेन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो पोटेंशियल्स के पॉजिटिव साइड को हम लोग जो ज्यादा हिट करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को दूसरी साइड भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट आ गया डिस्कस। अब देखिए डिस्कस, आई थिंक आप सब लोगों को इसके बारे में होपफुली पता होगा कि डिस्कशन में नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि डिस्कशन में एक टॉपिक दिया गया है, वहां पे आप लोग जो हैं या तो उसके साथ डिसएग्री और या एग्री और डिसएग्री दोनों करोगे। क्लियर? आपने एग्रीमेंट भी करना है उसके साथ और डिसएग्रीमेंट भी करना है। लेकिन बहुत बार हम लोगों को ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं जहां पे डिसएग्री यानी कि जहां पे दूसरा पॉइंट जो है वो सही या दूसरा पॉइंट जो है वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब डिस्कशन का मतलब है कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, अगर पॉसिबल है कि उसकी दोनों साइड्स एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला देखिए 2023 का सवाल है, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो रोल जो है इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं कि पूरा डेकोरम मेंटेन करना है, कमिटी से रिलेटेड है, क्लियर, पूरा हाउस के जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करवाने से रिलेटेड है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इसी रोल से रिलेटेड नेगेटिव साइड भी देखते हैं, हम इसका क्रिटिसिज्म भी जो है वो देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होना जो वो लाजमी है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले सवाल में आओ, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ इंडियन अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस, तो यहाँ पे जब आपको दूसरी साइड मिलने के चांसेस जो वो बड़े कम है। तो यहाँ पे आपने अपना जो क्वेश्चन है या डिस्कशन है वो इसी कंटेक्स्ट में यानी कि जो पूछा गया है इसी में ही जो है वो सीमित रखनी है। क्लियर? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमेशा ही दोनों साइड जो हम लोगों ने लेनी है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, तो आप लोग हम जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ा अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, क्लियर,
तो उसके बारे में जो जानकारी है वो हम लोगों को काफी हद तक जो वो रॉकेट आर्किटेक्चर से भी देखने को मिलती है। क्लियर? तो मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा जो वो दोनों ही साइड ढूंढे, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ केसेस में जब हम लोग दोनों साइड यहाँ पे देखते हैं। और ध्यान रखेंगे डिस्कशन में एक हम लोग बैलेंस करके चलेंगे, पॉजिटिव साइड भी आएगा, नेगेटिव साइड भी आएगा, बट एक चीज ध्यान रखो, कंक्लूजन इज मस्ट। जब भी आप किसी तरह की डिस्कशन करोगे तो डिस्कशन मान लीजिए कि जहां पे अलग अलग ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकते हैं, और एंड में कंक्लूड करना जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है, दैट इज डिस्कशन। क्लियर? इवेल्युएट, तो इवेल्युएट का सीधा सीधा मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड देखना। जैसे ये है इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। क्लियर? तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज को जब आप इवेल्युएट करोगे एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन नेशनल मूवमेंट। क्लियर? तो कंटेक्स्ट भी पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइड ऑफ और नेगेटिव साइड ऑफ लॉर्ड कर्जन जो है, ये उनकी पॉलिसी जो है उसको हम लोगों ने असेस करना है। उसके साथ जैसे पॉजिटिव साइड तो ये कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में यूनिफाई करने के पीछे लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था वो उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट ही रहा था। इसके बाद आ गया एनालाइज। अब देखिए डिस्कशन में कोशिश रहती है पॉजिटिव और नेगेटिव करने की, इवैल्यूएशन का मतलब ही है पॉजिटिव और नेगेटिव देखना। क्लियर? कि किस हद तक सक्सेसफुल रहा है, किस हद तक फेलियर रहा है, क्या उसका सही इंपैक्ट रहा है, क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट रहा है। एग्जामिन में हम लोग जाते हैं डिटेलिंग में, पॉजिटिव साइड थोड़ा ज्यादा टिल्टेड होते हैं। एनालाइज में बेसिकली बड़ी बार क्या रहता है कि एनालाइज में ये एजम्पशन रहती है कि एनालिसिस में हमने दोनों साइड्स लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सवाल हमसे पूछा गया है पहले हम उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है? जैसे सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। तो देखिए आ गया सेक्ट, है ना, कास्ट आ गया, सेक्ट रीजन आ गया, सेक्ट रिलीजन आ गया। समझ आ गई बात की नहीं? तो यहां पे हमने क्या किया, अपने आंसर को जो वो 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। फिर इसके बारे में जो है वो हम लोग मेंशन करेंगे। क्लियर? कि क्या है ये, क्या ये एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो कैसे करता है, कैसे ये इंपैक्ट डालता है। अब जब इंपैक्ट हम लोग एनालाइज करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे ऊपर कि हम लोगों ने जो वो नेगेटिव साइड हाईलाइट करनी है। हाँ, अगर नेगेटिव साइड एग्जिस्ट करती है तो आप इसी एस्पेक्ट के अंदर जो वो स्पेसिफिक नेगेटिव साइड को हाईलाइट कर सकते हो, वहां पे उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो फिर आपको वहां पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एनालिसिस में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं, फिर उससे रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। और अगर दूसरा साइड यानी कि उसमें अगर हमें लगता है कि इसका पॉजिटिव साइड के साथ साथ नेगेटिव साइड भी एग्जिस्ट करते हैं, तब हम उसको मेंशन कर देते हैं, नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? उसके बाद आ गया दैट इज योर कमेंट। तो देखिए कमेंट, और देखो कमेंट है, डिस्कस है। मैक्सिमम जो सवाल हमें देखने को मिलते हैं ना आजकल, वो कमेंट है, डिस्कस, व्हाट, व्हाई, हाउ। अगर आप देखो मैक्सिमम क्वेश्चन, क्लियर, एक्सप्लेन, एग्जामिन, क्रिटिकली वगैरह वाले थोड़े कम हो गए आजकल आने, लेकिन अगेन फिर भी एक दो क्वेश्चन जो जरूर है। कमेंट, कमेंट का मतलब क्या आ जाएगा, जहां पे आपसे अपना एक ओपिनियन मांगा जाएगा। जैसे एक स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट। क्लियर? तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, इससे आप एग्री कर सकते हो, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने जो है वो दोनों साइड लिखनी है। आप इससे एग्री करते हो तो आप बताइए, आप अपने आर्गूमेंट्स दीजिए कि आप इससे एग्री क्यों करते हो। अगर आप इससे डिसएग्री करते हो तो भी दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे एग्री भी कर सकते हो और इस से आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो, यानी कि दोनों साइड्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगेन आपके जो आर्गुमेंट्स है डिसएग्री एग्री करने के, वो स्ट्रांग होने चाहिए, वो पावरफुल होने चाहिए। क्लियर? तो कमेंट यानी कि जब आप यहाँ पे बेसिकली आपसे आपका ओपिनियन सीख किया जा रहा है, जब आप इस पे कमेंट करोगे, टिप्पणी करोगे, तो टिप्पणी जो वो किसी भी साइड जा सकती है। बैलेंस कमेंट जो है वो हमेशा अप्रिशिएबल रहता है। क्लियर? उसके साथ साथ आ गया सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब है कि जो भी लाइन दिया गया है उसको आप लोगों ने एलेबोरेट करना है, और जो स्टेटमेंट दी गई है उसके साथ आपने एग्री करना है। क्लियर? और एग्जाम्पल्स होने चाहिए आप लोगों के पास जो है, और एविडेंस ऑफ प्रूफ होना चाहिए। जैसे growth of cities as IT hub has opened up new avenues of employment but has also created new problems। substantial, तो इस स्टेटमेंट को ऐसा नहीं कि उल्टा करना शुरू कर दिया, सही मानो, विद द हेल्प ऑफ डाटा एंड एग्जांपल जो वो प्रूव करोगे चीज जो वो किस तरह से सही है। क्लियर? उसके साथ साथ जो वो एसेस, जब हम लोग किसी भी चीज की असेसमेंट करेंगे तो देखिए अगेन असेसमेंट भी इंडिविजुअलिस्टिक आ गई कि आप किसी एक एस्पेक्ट को असेस कर रहे हो, और उसमें फिर ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका इसका इंपैक्ट है, इसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स। क्लियर? और एंड में आप लोगों को एक कंक्लूजन इसका जरूर देना है, क्योंकि आप इसकी असेसमेंट कर रहे हो। आपने बताया इसका पॉजिटिव ये है, असेसमेंट करते हो, नेगेटिव है, फिर आपके अकॉर्डिंगली क्या है। तो असेसमेंट में जो है वो आपको इंडिविजुअलिस्टिक होकर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अपना ओपिनियन जो वो यहाँ पे देना है, यानी कि आपको यहाँ पे जजमेंट पास करनी पड़ेगी। क्लियर? तो असेसमेंट को जो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो एसेस, तो होपफुली यहाँ पे एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा, चलिए सब्सटेंशिएट तो उसको लेवल 1 में डालिए, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ सीधा स्टेटमेंट को हम लोगों ने ओपन करना है, तो उसको यहाँ पे डालने का बड़ा ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए एसेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपकी जजमेंट क्या है।
कमेंट है, आपका ओपिनियन क्या है, वो फेवर में हो सकता है, वो अगेंस्ट हो सकता है। एनालाइज जो क्वेश्चन दिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए, अगर नेगेटिव साइड आती है तो लिखिए। इवेल्युएट दोनों साइड, आपको अगर नॉर्मली इवेल्युएट बनेगा ही तब जब दोनों साइड जो है एग्जिस्ट कर रही होंगी। डिस्कस पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिसाइड करता है कि क्या लिखना है। एग्जामिन में आ गया, गहराई में जाके हमने जाना होता है, जो पूछी गई स्टेटमेंट है उसके फेवर में थोड़ा हम ज्यादा टिल्ट होते हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड भी हाईलाइट करनी होती है। क्लियर। लेकिन मान लो कभी कभी ऐसा है कि एग्जामिन करते हो हम देखें कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसका दूसरा साउंड पॉइंट जो है वही जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम लोग उसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम जब एग्जामिन कर रहे हैं तो हम लोग डाटा इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो एग्जामिनर को बता रहे हैं, तो अगर हमें दूसरा पहलू भी सही लगता है तो हम लोग उसको भी मेंशन जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा दैट इज लेवल 3। तो लेवल 3 में देखिए, चाहे डिस्कस है, एग्जामिन, एनालाइज, कमेंट, इवेल्युएट, हम लोगों ने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। इनके साथ जो आप लोगों को क्रिटिकली क्रिटिक वर्ड जो है वो देखने को मिलता है। तो देखिए, जब भी क्रिटिकली वर्ड आएगा तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना। जो डायरेक्टिव है उसकी अंडरस्टैंडिंग, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, क्लियर। इसके साथ साथ उसका ओरिजिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो कंसेप्ट है उसका शुरुआत, यानी कि बिल्कुल शुरुआती दौर से हम लोग उसको जो है वो लिखना शुरू करते हैं। उसके साथ साथ जो डायरेक्टिव था मेन उसको एड्रेस करते हैं, और ये एंड में, यानी कि जैसे मान लीजिए डिस्कस है तो पॉजिटिव साइड आ जाएगा, नेगेटिव साइड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को अपना ओपिनियन देना जो है वो बड़ा जरूरी है। क्लियर। पॉजिटिव डिस्कस आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, कंक्लूजन कर ले। यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस आ गया, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, देन योर ओपिनियन, देन फाइनली जो है वो आपका कंक्लूजन आएगा। क्लियर। तो क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। अब देखिए थोड़ा मुश्किल था। अब जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो आपको पहले प्रोसीजर्स के बारे में बताना है कि दोनों में क्या क्या प्रोसीजर है, फिर दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर आपके अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर है वो कौन सा जो है वो बेटर है, या कौन सा प्रोसीजर जो वो डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा सपोर्टिंग है, फिर देन जो है वो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो आप लोग इन स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स को जो वो क्या करोगे, अप्रोच करोगे। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो वो आप लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये स्पेसिफिक फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सब लोगों के साथ जो वो साझा कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग इस स्पेसिफिक फाइल को वहां से एक्सेस कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को कुछ और डिस्कस करने तो हमारी ईमेल आईडी भी हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मौजूद है, तो आप लोग अपना मेल हमें ड्रॉप कर सकते हो अगर किसी भी तरह की आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए। तो इसी के साथ इस छोटे से सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। इसके अलावा हम लोग प्रॉपर एक एक दो डायरेक्टिव्स को इनको पिक करके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को सभी अभी थोड़ी देर पहले जो वो डिस्कस किया कि हमारे द्वारा जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, और आप उसको देखिए, उसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड वैल्यू एडिशन। तो स्पेसिफिकली वो लोग जो नए हैं वो करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करिए, जो प्रीलिम्स वाला करंट अफेयर का डेली बेसिस पे सेशन चल रहा है, और जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है वो थोड़ा सा जो अपना एटलीस्ट जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं टिल दिसंबर, क्योंकि वैसे भी दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स जो है वो प्रीलिम्स मूड में शिफ्ट होना पड़ता है, टेस्ट सीरीज करनी पड़ती है, थोड़ा रिवीजन है ना, थोड़ा डिफरेंट तरह से इन्फॉर्मेशन जो उसको गैदर एंड रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट ये जो 4 महीने हैं इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, इनको वेस्ट मत करिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे साथ ही करिए, जैसे भी कर रहे हो आप, जो भी आपका प्लान है आप उसको एग्जीक्यूट करिए, और होपफुली जो आप चाहते हो वो आपको मिले। और इसी के साथ इस स्पेसिफिक सेशन को मैं यहीं खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।